नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। मैंने सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन का 15 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करके पिछले वीडियो में अपलोड किया था। अभी मैं जो क्वेश्चन 16, 17 और 18 बताने जा रहा हूं, ये केवल सेकंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड के लिए नहीं है। इसके साथ साथ माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फर्स्ट क्लास मैनेजर के लेजिस्लेशन पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि 12 से 16 दिसंबर के बीच में इन्हीं तीनों प्रश्न से रिलेटेड जो रेगुलेशन रूल है उससे डेफिनेटली आपकी एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न पूछी जाने वाली है दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए। आपके कम से कम 2 प्रश्न आज के वीडियो में, डेट याद रखिएगा। आज का डेट 19/8/2022 को ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जो मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा, वो डेफिनेटली आपके 12 से 16 दिसंबर के एग्जाम में जो होने वाली है परीक्षा डीजीएमएस की, उसमें अवश्य पूछी जाएगी दोस्तों। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, इसमें लिखता है व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन और ए सीम आफ्टर abandonment or discontinuation for a period exceeding 60 days, full stop, the owner agent manager not less than dash 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 before resumption of mining operations give notice to CIM, full stop। दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने के पहले हम लोग जो है प्रश्न को समझ लेते हैं और फिर इसको कौन सा स्टैट्यूट से रिलेटेड है इसको रिकॉल करते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। माइन या सीम को रीओपन करने की इच्छा, इंटेंडेड मतलब इच्छा रखना, किसके बाद? डिसकंटिन्यूएशन या एबंडोनमेंट के बाद, खदान को स्थगित रखने या एबंडोनमेंट करने के बाद, स्थगित रखने का जो इरादा है वो पीरियड 60 डेज से एक्सीडिंग हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो ऑनर एजेंट मैनेजर है वो कितने दिन पहले सीआईएम को नोटिस देगा माइनिंग ऑपरेशन को चालू कराने के लिए? रिजम्पशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन मतलब कि माइनिंग ऑपरेशन को चालू कराने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देगा दोस्तों, ये पूछता है। माइनिंग ऑपरेशन चलाने के कितने दिन पहले नोटिस देगा दोस्तों, ये पूछता। अब देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। ए नंबर 7 डेज, बी नंबर 15 डेज, सी नंबर 30 डेज, डी नंबर 40 डेज, ई नंबर 60 डेज। तुरंत दोस्तों आपको दिमाग में लाना होगा स्टैट्यूट का बात, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 6 में इंगित किया हुआ है। नोटिस फॉर रीओपनिंग, नोटिस ऑफ रीओपनिंग में ये बात जो है वो सब रेगुलेशन 1 में ही मेंशन किया हुआ है, जिसमें सभी स्टेटमेंट जो प्रश्न में लिखे हुए हैं वो मेंशन किया हुआ है। उसके साथ ही ये लिखता है कि द ऑनर एजेंट मैनेजर लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर रिजम्पशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन गिव नोटिस टू सीआईएम, अर्थात दोस्तों 30 दिन पहले ऑनर एजेंट मैनेजर को सीआईएम को नोटिस देनी है दोस्तों देखिए यहां पर प्रश्न में केवल सीआईएम लिखा है, लेकिन आपके जो स्टैट्यूट है रेगुलेशन 6 है उसमें लिखता है कि यह नोटिस सीआईएम, आरआईएम और डीएम को दी जाएगी। कौन से फॉर्म में दोस्तों दी जाएगी पूछा नहीं है, लेकिन आपके 12 से 16 दिसंबर के बीच में होने वाले एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि फॉर्म 1B में दी जाएगी दोस्तों, फॉर्म 1B में दी जाएगी दोस्तों। ठीक इसी तरीके से माइन की ओपनिंग के लिए जो पिछले क्लास में मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस माइन की ओपनिंग को फॉर्म 1A में जो है नोटिस दी जाती है। किसको दी जाती है दोस्तों? सीआईएम और आरआईएम को दी जाती है दोस्तों। लेकिन यहां पर देखिएगा, मैं एक रेगुलेशन सब रेगुलेशन को और पॉइंट आउट किया हूं जो आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा ही, मान के चलिए।
रेगुलेशन 6 का ही 2 नंबर का सब रेगुलेशन, उसमें कहता है कि माइन अगर रीओपन कर लेते हैं दोस्तों डिसकंटिन्यूएशन और अबेंडनमेंट के बाद, तो उसकी जो एक्चुअल डेट है उसको कितने दिन बाद दोस्तों भेजना है, वो 4th वीक भेजना है। 4th वीक मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों। किनको भेजना है, किस फॉर्म में भेजना है दोस्तों, CIM, RIM, DM और फॉर्म 1B में ही दोस्तों भेजना है। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होती है। किसी प्रकार की इसमें डाउट ही दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में दिए हुए कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथ ही आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूले नहीं दोस्तों। मैं अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 17 पर। The first aid room shall have a floor space of not less than A square meter, capital A is given। यहां पर दोस्तों ये जो प्रश्न जैसे ही आती है आपके सामने, फर्स्ट एड रूम, मैं इसको शॉर्टकट में लिखा हूं FAR, फर्स्ट एड रूम, जैसे ही ये बात आती है तुरंत आपकी नॉक करनी चाहिए दिमाग दोस्तों, माइंड वहां जाना चाहिए माइंस रोल 1955 के रूल नंबर 43 में। 43 में ही फर्स्ट एड रूम की चर्चा की गई है दोस्तों। फर्स्ट एड रूम में ये जो पॉइंट है, वो जो प्रश्न है सब रेगुलेशन 2 का बी में मेंशन किया है दोस्तों। सब रेगुलेशन 2 का बी पढ़ने के साथ साथ इस रेगुलेशन के सभी सब रेगुलेशन यानी कुछ की पॉइंट और की वर्ड के साथ इस रेगुलेशन को चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग जो है 43 फिर से नहीं, अभी पहली बार ही इस वीडियो को हम लोग डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, आप लोग समझेंगे फर्स्ट एड रूम में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। पहला सब रेगुलेशन में कहता है दोस्तों, देखिए मैं 2 कीवर्ड यहां पर लिखा हूं, आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा। ग्रेटर देन 150 पहला की नंबर, दूसरा की नंबर है सरफेस। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, इसमें क्या स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। पिछले कैलेंडर ईयर में किसी भी दिन 150 से अधिक आदमी नियोजित एम्प्लॉयड होने पर खान के सरफेस पर फर्स्ट एड रूम व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, इससे प्रश्न पूछी गई है, पूछी जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा का पॉइंट सब रेगुलेशन पढ़ता हूं दोस्तों, इसमें देखिए मैं कीवर्ड 2 वर्ड छाटा हूं दोस्तों। दूसरा पॉइंट में एक तो इक्विपमेंट और दूसरा एरिया। पहला इक्विपमेंट, दूसरा एरिया। कौन सी सब रेगुलेशन दोस्तों, 43 का 2 नंबर। 43 का 2 नंबर में पहला जो ए नंबर है वो क्या कहता है, इक्विपमेंट। जो फर्स्ट एड रूम में इक्विपमेंट सामान जो रखते हैं दोस्तों, वो सेकंड शेड्यूल, जो माइंस रूल का सेकंड शेड्यूल में दिया गया इक्विपमेंट है, वही इक्विपमेंट रहेगी दोस्तों। जैसे कि स्ट्रेचर, टूर्निकेट, सीजर और सेफ्टी पिन्स और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको वहां रखना है, जो कि सेकंड शेड्यूल में आपको दोस्तों याद रखना होगा दोस्तों। अब हम लोग ये इक्विपमेंट की बात हो गई, अब हम लोग इसी सब रेगुलेशन में एरिया की बात करते हैं। 2B में दिया है दोस्तों, क्या एरिया होनी चाहिए, किसकी एरिया होनी चाहिए। जो फर्स्ट एड रूम है दोस्तों, उसका जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर का जो स्पेस है वो 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख सकता है प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में कि 9 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 11 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 13 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाते हुए आंसर 9 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ऐसा आप दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन में कहा है 10 मीटर स्क्वायर से कम, सॉरी सर, आपको 9 मीटर स्क्वायर आंसर नहीं दे करके बाकी आगे वाला जो आंसर है 11 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर वो हो सकता है, वो उसको आप आंसर में दे सकते हैं दोस्तों। तो ये नॉट लेस देन 10 मीटर आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर जो सब रेगुलेशन है 43 का 43 का फर्स्ट एड रूम का तीसरा नंबर जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक ही वर्ड है कन्वीनियंट प्लेस पर ये होनी चाहिए, आसानी से पहुंचने जगह पर होनी चाहिए, उसको मैं मेंशन नहीं किया हूं। लेकिन चौथा का ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछेगी दोस्तों। क्या है दोस्तों, 2 वर्ड 2 नंबर, चार्ज पहला दूसरा 1000, चार्ज पहला दूसरा 1000 एक ही नंबर है दोस्तों, 1000 की नंबर है और
चार्ज ये की वर्ड है, इसी को आपको याद रखना है। बाकी तो आप खुद उसको माला के रूप में शब्दों को पिरो के बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न जो पूछी जाएगी उसका आंसर देने से मतलब है दोस्तों चार्ज। यानी कि फर्स्ट एड रूम किसके चार्ज में रहेगा दोस्तों, इसकी जिक्र की गई है। फर्स्ट एड रूम जो है वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में रहेगी, जो एलोपैथी सिस्टम से मेडिसिन करते हो, एलोपैथिक सिस्टम से जो है ट्रीटमेंट करते हो। अब इसमें एक और लाइन कहा दोस्तों, वो की नंबर क्या है दोस्तों, कि जब खदान में 1000 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो दोस्तों, तो उस केस में आपका जो ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो होल टाइम के लिए एम्प्लॉयड होंगे, 24 घंटा के लिए एम्प्लॉयड होंगे, होल टाइम का लिए एम्प्लॉयड होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गई सब रेगुलेशन। अब 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर में एक वर्ड मैं दिया हूं दोस्तों, असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब होता है सहयोग करना। किसका सहयोग करना दोस्तों, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सहयोग करना। तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के इस असिस्टेंस के लिए ये D फॉर ड्रेसर, C फॉर कंपाउंडर, D फॉर ड्रेसर, N फॉर नर्स। तो यहां पर ड्रेसर, कंपाउंडर, ड्रेसर, नर्स सहयोग के लिए रखे जाएंगे, जो होल टाइम के लिए एम्प्लॉयड की जाएंगे। जो मैं यहां बोर्ड में मेंशन नहीं किया हूं दोस्तों, एक लाइन और लिखता है कि अगर रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर ये चाहते हैं कि और संख्या में ड्रेसर, नर्स, कंपाउंडर की व्यवस्था की जाए, तो ऑनर एजेंट मैनेजर को उसकी व्यवस्था करनी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब 6वां नंबर, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि अगर फर्स्ट एड रूम के लिए कोई आसपास में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है जो किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, WO मैं लिखा हूं दोस्तों, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कल्याण संबंधित जो संगठन होती है उसके द्वारा कोई हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी मेंटेन की जा रही है, तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी से हम अपने फर्स्ट एड रूम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं दोस्तों। अब 7वां नंबर, जो कि आखिरी है 43 रूल का, रूल नंबर 43 का आखिरी प्रश्न है, आखिरी वर्ड है इंजोर्ड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को खदान में काम करते हुए चोट लगती है, इंजोर्ड होता है दोस्तों, तो उसको फर्स्ट एड रूम में आकर रिपोर्ट अवश्य करनी है, भले ही उसको फर्स्ट एड खदान में दी जा चुकी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये पूरी हुई फर्स्ट एड रूम की। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट एड रूम में रखी जाने वाले इक्विपमेंट सेकंड शेड्यूल को, जो इक्विपमेंट है वो आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे, यस, स्केल ऑफ सरफेस लेट्रिन एकोमोडेशन शैल बी। यहां पर लेट्रिन एकोमोडेशन की बात कहा है दोस्तों। यहां पर जैसे ही सरफेस लेट्रिन की बात किया है तो आपकी दिमाग तुरंत दौड़नी चाहिए, जानी चाहिए कि माइंस रूल 1955 के ही रूल नंबर 33 में इसकी जिक्र की गई है, सरफेस लेटरिंग और यूरिनल्स की। सरफेस लेटरिंग और यूरिनल्स में ये बात कही गई है कि उसका एकोमोडेशन जो है, उसका जो रूम है, उसकी स्केल क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जो दी है उसको पढ़ता हूं और उससे आपको छांटना है दोस्तों। 33 का सब रेगुलेशन 2 में ही लिखा है, स्केल ऑफ सरफेस लेटरिंग इन यूरिनल्स accommodation shall be 1 for every 50 male and for every 50 female। ये आपकी लाइन लिखी हुई है दोस्तों, इसका मतलब कि बाकी B, C, D नंबर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, आप उसको आगे देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको गौर कराना चाहूंगा कि 33 जो रूल है उसके साथ 34 रूल भी और 35 रूल जो एक एक वर्ड का है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं दोस्तों। 33 के ई में दिया हुआ है दोस्तों, 34 में दिया हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स। स्टैंडर्ड ऑफ लेट्रिन एंड यूरिनल्स में ये कहता है, एक नंबर है कि नंबर है 1.25 मीटर दोस्तों। 1.25 मीटर का तात्पर्य यहां हुआ कि जो लेट्रिन और यूरिनल्स की जो वाल है, जो रूफ है, जो वाल है,
वो 1.25 मीटर, फ्लोर से 1.25 मीटर चारों तरफ तक सीमेंट का लेपन करना होगा दोस्तों। लेपन को पन्नी देना कहते हैं, यहाँ पर PUNNING पन्नी देना भी लोग गांव में बोलते हैं। तो सीमेंट से लेपन कितना हाइट तक करना होगा दोस्तों? फ्लोर से 1.25 मीटर दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। उसी का 34 का ही H में एक सब रूल में दिया हुआ है कि पुताई उसकी कितने दिनों में करनी पड़ती है दोस्तों? पुताई यानी कि व्हाइट वॉशिंग जो है प्रत्येक 4 महीने में, एवरी 4 मंथ में जो है आपको करनी है दोस्तों। अगर टाइल्स लगी हुई है दोस्तों तो टाइल्स में पुताई होती नहीं है, लेकिन उसको कम से कम हर प्रत्येक 7 दिन में एक बार साबुन से, डिटर्जेंट से धोना और उसको कीटाणु रहित करना होगा दोस्तों। तो ये 34 जो रूल है, 34 जो रूल का E और H नंबर मैं कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं उसका पॉइंट दोस्तों। 35 में कुछ नहीं है, 35 रूल में केवल साइन बोर्ड है दोस्तों। जो लेट्रिन और यूरिनल्स होती है दोस्तों, उसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग दोनों जगह पर महिलाओं और पुरुषों की चित्र बनी होती है। साथ में महिला और पुरुष या अन्य लोकल भाषा जो वहां के लोग पहचानते हैं, उस भाषा में महिला और पुरुष लिखी रहती है दोस्तों। जी दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि आज की क्लास में जो मैं पढ़ाया हूं 12 से 16 दिसंबर के बीच में डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी। फर्स्ट एड रूम, लेट्रिन एंड यूरिनल्स, रीओपनिंग ऑफ माइंड। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट्स और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।